अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो अपडेट्स है वो आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। कांग्रेस की ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के बाद आज जो हमने देखा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी ने तवील गौर व गौस और रिसर्च के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उनको ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है, और जेल में भी सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि इंतखाबात से बाहर रखा जा सके और इंतखाबात में धांधली की जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी मुतालबा कर दिया है कि इमरान खान की फौरी रिहाई की जाए। इसके साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट के जो तर्जमान हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान की गिरफ्तारी को कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन इंतखाबात में धांधली पर अमेरिकन गवर्नमेंट को तशवीश है और हम बारहा इस पर तहकीकात करने का मुतालबा करते रहे हैं। इसके साथ अमेरिका ने यह भी कह दिया, अमेरिकन स्पोक्स पर्सन ने, कि इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर हमें बहुत तशवीश है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई और एकदम हैरानकुन तौर पर उसकी 9 जुलाई तक डेट डाल दी गई, जबकि केस तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। तो मखसूस नशिस्तों की जो गड़बड़ हुई, अब तक ये सामने आया कि उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो खिलाफ आइन था। आज इस पर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ जूरिस्ट भी हैं, कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात को मशकूक बनाने पर और उन पर वसी पैमाने और उनमें वसी पैमाने पर धांधलियाँ होने पर कोई सज़ा दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, जहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया। ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सीनियरिटी में इनका नाम तीसरा था। सबसे पहले जस्टिस शुजात अली ख़ान थे और दूसरे नंबर पर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब थे, लेकिन इनको बना दिया गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि सीनियरिटी का असूल जो है अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं होगा तो फिर बाकी जगहों का क्या गिला किया जाएगा। इसके अलावा आज शाम की जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ अपने लाओ लश्कर के साथ ताजिकिस्तान में दुशंबा में कल एक जो है उसमें शिरकत करनी है उन्होंने सेमिनार में और उन्होंने आज जो वहाँ बैठकर ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ और सदर के साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हमने बहुत सारे MOUs साइन कर लिए हैं। आज ये भी बात करेंगे कि ये MOUs से क्या फ़ायदा होता है। हमने तो पहले ये सुना था कि MOUs जो है 2 कंपनियों के माबेन होते हैं, जिसमें से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इससे कारोबार, सरमायाकारी या फिर मुल्कों की मईशत पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊँगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ आखिर कब तक में मज़हर चौधरी साहब हैं। मज़हर, वेलकम टू द शो। मुनीर अहमद भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। और राजा वहीद जो है हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मज़हर, आपसे शुरू करते हैं। हमने देखा कि 2 दिन पहले ही जो कांग्रेस की ऐवान नुमाइंदगान की जो है वो करारदाद आई थी, वो बड़ी सख्त करारदाद थी, वो 368 मेंबर्स थे। तो उसके आज हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी, जिसमें उन्होंने ये मतलब कहा कि जी हमने बड़ा थॉरली इसको ऑब्ज़र्व किया, रिसर्च किया, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है वो बिल्कुल जो है ज़बरदस्ती की गिरफ़्तारी है। उनको आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और उन्होंने इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। आपका टेक इस पे चाहूँगा। जी काशिफ साहब, देखें जो करारदाद आई है इसके ऊपर मेरा ये स्टांस था कि करारदाद जो है वो बाकायदा लॉबिंग के ज़रिए आई है और अमरीकी जो कांग्रेस है उसमें मतलब जो है ना ऐवान नुमाइंदगान है, इसमें ये मामलात जब कोई इस तरह की करारदाद आती है तो फिर उसके ऊपर 1 आध हफ्ता 2 हफ्ते जो है ना वो डिस्कशन होती रहती है। नहीं, आप करारदाद वो कांग्रेस वाली पे बात कर रहे हैं? जी जी, उसी का ये मैं तसलसल समझता हूँ कि जब वो तो अमेरिकन कांग्रेस में है, ये अक़वाम मुत्तहिदा कोई उसका जेली दायरा थोड़ी है जी। अच्छा, अगर आपने मुझसे अमरीकी जो है ना वो सवाल अभी मेरे ख्याल नहीं पूछा, नहीं वो बात में। जी,
जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा का ये इंसानी हकूक़ का ये कमेटी है, मतलब उसकी जो बात है वो अपनी जगह देखें दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में होने वाले जो इंतखाबात हैं वो हर किसी ने देखे हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ रही है, तो उस हिसाब से जो देखा गया है मतलब जो है ना, और इंतखाबात से पहले भी जिस तरह वो करारदाद आई और अदम एतमाद आई, ये सारी चीज़ें नज़र में थी। फिर जैसे इलेक्शन हुए तो पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने मतलब जो है ना बैरून मुल्क, बैरून ममालिक जो है ना वो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया और अपना मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है इनके ऊपर ख़ास नज़र रखी जाए। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो इंतखाबात हुए हैं उनके ऊपर आलमी नज़रें जो है ना वो थीं। और उसके बाद से जैसे अब देखने में आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा केस जो है वो होता जा रहा है, और अगर एक में वो बचते हैं तो दूसरे में सजा जो है वो प्रोलॉन्ग कर दी जाती है। तो इसके ऊपर जो है ना वो जोर जबरदस्ती उनको अंदर रखा जा रहा है। जी, वो वही बात है। ये बात मतलब देखें हमारे यहाँ तो यहाँ सारे है, लेकिन ये बातें बाहर की जो दुनिया है वो भी देखती है। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि बाहर के जो ममालिक हैं बैरून, वो अपनी अपनी बात जब करते हैं ना तो देख के करते हैं कि हमें कितनी की बात करनी है और कितनी की बात नहीं करनी। तो मैं जो अमरीकी जो है ना वो बात कर रहा था, वो इस वजह से कर रहा था कि अमरीका ने मतलब जो है ना वो आगे ये बात भी की है। हम पहले इस पे डिस्कस कर ले, फिर आगे चलते हैं इस पे भी। तो इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जो है ये मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल का जो मामला था उसके ऊपर भी जो है ना वो सारा बार बार ये लोगों को मतलब वो किया था। तो इंसानी हकूक़ जो है उनकी जो कमेटी है उसको ये करना चाहिए था, क्योंकि एज ए होल अगर हम देखते हैं, समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनके पीछे कुछ ठोस जो है वो दलील नहीं है, उनके पीछे कुछ ठोस शवाहिद नहीं है। तो एक लिहाज से ये मतलब जो है ना सियासी बुनियादों पे है, सियासी बुनियादों पर है। तो ये आप क्या समझते हैं कि इसका ये जो कमज़ोर हुकूमत है जिसके ऊपर दाग हैं धांधली के, फॉर्म 45, 47 का मामला है, इसके ऊपर को प्रेशर पड़ेगा जी इससे? अच्छा, ये अपना काशिफ साहब, मैं इस हवाले से ये देखता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना वो बेसिकली उसकी जो बातें हैं वो अखलाकियात भी समझी जाती हैं, क्योंकि शुरू से लेके आलमी जो ताल्लुकात हैं उसमें अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी जगह ऐसा प्रेशर नहीं डाल सका कि वो अपने जो इक़दामात हैं या अपनी जो करारदाद हैं उसके ज़रिए किसी दूसरी हुकूमत को मजबूर कर दे। ये मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो बिल्डअप हुआ है हुकूमत पे, लेकिन ये है कि अगर इसका फॉलो अप ना आया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बाद में जो है ना वो चीज़ मतलब ये ना आई तो ये लोग इसको मतलब जो है ना वो ये चीज़ दफन हो जाएगी। लेकिन अगर तसलसल एक जारी रहा, फॉलो अप आता रहा, फिर इन पे दबाव बढ़ सकता है। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उस तनाज़ुर में अगर हम देखें तो ऊपर से हमारी इकोनॉमी का जो हाल है, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब, हम तो नहीं समझते अपने आप को, क्योंकि हमने एक आज़ाद मुल्क में होश संभाला, आपने भी संभाला, सबने, हम तो अपने आप को भिखारी ना समझते हैं ना समझेंगे। तो जिस किस्म का स्टांस होता है हमारी गवर्नमेंट्स का, तो उस तनाज़ुर में तो ये मुश्किल में फंसते नज़र नहीं आ रहे आपको जी? मैं वही बात कर रहा हूँ। देखें, इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो आया, इसको आगे फॉलो अप करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि अगर ये बात एक दफ़ा हो गई और उसके बाद फॉलो अप ना हुआ फिर तो ये इसको लाइट ही लेंगे और मतलब जो है ना एक दो दिन में ये तो मूव फॉरवर्ड हो गया ना। हाँ जी, अगर ये जी फॉलो अप आ गया तो फिर मुश्किल में ये आ जाएंगे, फिर इनको कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा और फिर शायद हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए इमरान खान जो है ना वो बाहर आ जाएं। बहरहाल जो नजर आ रहा है वो यही है कि इन्होंने किसी न किसी तरह से इमरान खान को मतलब जो है ना अभी तक अंदर रखना है। तो आप नहीं समझते कि ये इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई भी सियासी लीडर हो, उसको इस किस्म के मुकदमात में अंदर रखना, आप नहीं समझते कि आइन और कानून की धज्जियां और उसके बाद जो है इंसानी हकूक की पामाली भी है? जी बिल्कुल, मैं इसकी जो है ना वो आपकी बात की तायद करता हूँ कि ये देखें, पहले भी हम यही बातें करते थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं उनकी ज़्यादातर जो बुनियाद है वो सियासी है, और जब इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं तो इसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि इनकी जो बुनियाद है वो भी सियासी है। और ये देखें, जो आपके मुल्क पे जिनका इक़्तिदार पे कब्जा है वो इसके ज़रिए अपना जो है ना इक़्तिदार को इंजॉय कर रहे हैं और सियासी जमातों को आपस में लड़ा के और सियासतदानों को मतलब जो है ना एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करके कभी एक के खिलाफ मुकदमात, कभी दूसरे के खिलाफ मुकदमात, ये इंतहाई मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए जो है ना वो शर्मनाक और इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। राइट जी। बड़ी साहब,
ये अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने जो इमरान खान की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का, और उसके उन्होंने ये मतलब ये वर्डिंग भी यूज़ की गई है कि उनको ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो जेल में रखा गया, मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम का मैंडेट चुराना था। आपका टेक इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा एक अच्छा अदारा है और पाकिस्तान उसका एक रुकन भी है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये ज़ाती ख्याल हो सकता है, जिस तरह मज़हर साहब ने फरमाया कि वहाँ पे एक लॉबिंग शुरू हुई और लॉबिंग शुरू करने के बाद ये सारा तरीका अब अपनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान तो नज़र आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा उस वक़्त बात नहीं की जब फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के मामले पे बात नहीं करता, अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा के बारे में बात नहीं करता। तो अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र आया तो इमरान खान ही नज़र तो वो उनकी एक अपनी सोच है। अक़वाम मुत्तहिदा ये सोचे कि वो जो कह रहे हैं उस उनकी बात पे दूसरे मुल्क जो है ना वो क्या अमल कर रहे हैं, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की क्या साख है। अक़वाम मुत्तहिदा में वही सारे लोग हैं तो जो अपनी अब मर्जी करते हैं, बड़े ममालिक अपनी मर्जियां करते हैं। गजा में तबाह बर्बाद कर दिया, तो मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक जंग रुकवाने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा को पूरी दुनिया में कोई चीज नजर नहीं आती। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान में इमरान खान के बारे में करता हूं, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, वो उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं जरा राजा साहब का स्टांस दे दूं। आप क्या समझते हैं कि आप मुझे बता दीजिए लास्ट इसमें टेक इसी क्वेश्चन पे जी। तो ये भट्टी साहब, आप समझते नहीं कि पाकिस्तान जिस गर्दाब में है, मुआशी गर्दाब में, सियासी गर्दाब में, तो ये लेजिटिमेसी जो है गवर्नमेंट की, वो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि सिर्फ ये इन्होंने नहीं कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी को भी साइड पे रख दीजिए, इंतखाबात में धांधली के जो मामलात है इसके ऊपर तो ऑलरेडी अमेरिका भी बात कर चुका है, इसके अलावा यूके भी बात कर चुका है, और दुनिया की जो तमाम मीडिया बड़ा है वो भी इसके ऊपर बात यही करता है कि पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। तो आप नहीं समझते कि हम इस मुआशी गर्दाब से निकलने के लिए हमें इन चीज़ों से भी निकलना पड़ेगा? बिल्कुल निकलना पड़ेगा जी। जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए वो इंतहाई मशकूक है मेरी नज़र में, और अच्छे रिजल्ट नहीं आए जो आना चाहिए, जिसमें मदाखलत वाज़े हैं। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा ऐसा होता है। इस दफा को नया नहीं आया। 2018 में क्या हुआ था। तो इस इलेक्शन जब पाकिस्तान में होते हैं तो इसी तरह होते हैं। नहीं, लेकिन उसकी पता ज़ाहिर है कि उसको रेक्टिफाई कौन करेगा फिर, अगर हम यही कहते रहे कि हमेशा हुआ। लेकिन मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा। साहब, वेलकम टू द शो। मुझे बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी ने इमरान खान की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सब मुकदमात हैं, और इनको इलेक्शन चोरी करने के लिए, मैंडेट चोरी करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती से जेल में रखा गया। उन्होंने इसकी फौरी रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। आपका टेक? अच्छा, थैंक यू खान साहब। जो है ना, पहले तो माजरत, थोड़ा लेट हो गया रास्ते में। कोई बात। अच्छा, जो है ना, सबसे बड़ा भट्टी साहब ने कहा कि इलेक्शन में हर साल जब भी इलेक्शन हुए पाकिस्तान में इसी तरह की पोजीशन बनती रही है। अब जो आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की बात कर रहे हैं, अच्छा, पिछले हालात और आज के हालात में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आप इस तरह देख लीजिएगा। पिछले जब जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें किसी सियासी जमात को इस तरह आउट नहीं किया गया जिस तरह इस दफ़ा किया गया ना इलेक्शन में से। मसलन इंतखाबी निशान ले लेना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो भी आप लोगों के सामने है। ये तो फिर ऐसा होता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता है। जैसे वो शेर था, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी, इसी तरह। लेकिन अच्छा, लेकिन इस दफा जो है ना, मैं रात को ना फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने ना एक टर्म यूज की थी कि इस दफा के जो इलेक्शन थे वो प्रेसिडेंशियल टर्म जो है ना इलेक्शन की तर्ज के ऊपर थे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। इस दफा जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देखें, ना इंतखाबी निशान मिला, ना उनके कैंडिडेट को जो है ना उनका नाम मिल सका। जलसा जुलूस कोई इस तरह की हर चीज जो है ना, जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी आपके सामने सारे हालात थे। लेकिन सिर्फ एक नाम यूज हुआ और वो इमरान खान का नाम यूज हुआ। इमरान खान के नाम के ऊपर वोट पड़ा,
और फिर आखिर में जाके जिस तरह की एक कहानी बनी फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाली, और आपने भी कवर किया होगा, मैंने भी डिस्ट्रिक्ट इकबाल को कवर किया, ब्लंडर हो गया, ब्लंडर हो बड़ा गया, एक छोटा ब्लंडर हुआ, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। अच्छा, उसके बाद भी अगर इमरान खान इतनी सीट्स लेके, इतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज्यादा सीट लेके जो है ना पार्लियामेंट में, असेंबली में पहुंची है, तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान को मैं समझता हूं कि जितना दबाया गया है, इतना ही ज्यादा जो उनका मकसद था या उनका मोटिव था वो इतना ही ज्यादा। साहब ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है ना, जिस चीज को आप जितना दबाएंगे उससे ज्यादा फोर्स से बाहर निकलेगी। अच्छा, लेकिन ये पाकिस्तान में बार बार मैं आगे भी यही बात कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है, इस तरह नहीं हुआ कभी। मैं आपको सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी जी। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, पैनामा के चार्जेस थे, लेकिन वो बाहर भी चले गए। लेकिन फिर जब उन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की तो मेरे ख्याल में उन्होंने काफी मासिस को अट्रैक्ट किया था। अगर वो स्टांस ना छोड़ते तो यास्मीन राशिद से भी ना हारते। मैं खान साहब जो है ना आपकी बात पे ना बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात जो है ना देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का जो पिछला इलेक्शन था उसका कंपैरिजन और इस इलेक्शन का कंपैरिजन करके आप देख लें। ये नहीं था कि मियां नवाज शरीफ साहब को उनकी जो पार्टी थी उसको इस तरह बैन नहीं, मैं तो वैसे एक मिसाल दे रहा था। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि इस तरह के हालात नहीं थे जो इस वक्त सर्कमस्टेंसेस बनने हैं, वो वाले नहीं थे जो पिछले साल थे। इस दफा तो जितना कंडक्ट किया जाए उतना ही काम था उसको ना, मैं समझता हूँ। लेकिन जो है ना इमरान खान साहब का जो उन्होंने एक बयानिया बनाया, वो बयानिया अवाम। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था ना, जब वो अपने बयानिया से पीछे हट गए थे ना, तो फिर तो उनकी अपनी जमात के लोग भी उनको प्रोटेक्ट नहीं थे कर सके और ना ही करना चाह रहे थे। मियां जुएल लतीफ आपके सामने है, उन्होंने जो बयानात दिए थे, ये सारी चीजें आपके सामने है। राणा साहब ने जो बयान दिए वो भी आप लोगों के सामने ये तो लोटे इनकी आप क्या बात करते हैं। ये हार के कुछ और बयान दे रहे थे। राणा सनाउल्लाह हार के तो बड़ा डेमोक्रेट बना हुआ था, अभी उसको 2 मुशावरतें मिली हैं, तो अब उसकी आप देख लें। वो तो वही पंजाबी वाली बात है, कांचे पाया नहीं रगड़ता। वो छड़ दो इस गल को। नहीं, मैं तो उनके बयानात की जो बात कर रहा हूँ, देखें वो खुद मानने हैं इस बात को ना, इस इलेक्शन पे भी वो मानने हैं। पिछला इलेक्शन तो चलो जो था थोड़ा जुवेल लतीफ तो इस बात पे चीख रहा था कि बाकियों को फॉर्म 47 से जिताया, मुझे क्यों नहीं जिताया। लेकिन क्या सारी सीटें अब उन्हीं को दे देनी थी इन्होंने। बहरहाल जिस तरह भी हुआ वो हालात तो आपके सामने है। बाकी इमरान खान साहब को मैं समझ रहा हूँ इस वक्त भी जो पोजीशन बन रही है ना, आपने क्वेश्चन किया था माशी इस्तेकाम का। माशी इस्तेकाम मुल्क में उस वक्त तक आ ही नहीं सकता जब तक सियासी इस्तेकाम ना हो। तो सियासी इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि जो है ना, मैं समझता हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह बाकी सियासी बातों को खुला मैदान दिया जा रहा है, इस वक्त भी एक जो है ना उस तरफ जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जगह देनी चाहिए। मेरे ख्याल में इट्स टू लेट। अभी तो इंतखाबात जब होंगे, कब 6 महीने बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं, लेकिन वो चांस तो नहीं दिया गया ना जो आप बात कर रहे हैं। वो तो उनका राइट था किसी भी पॉलिटिकल जमात नहीं। देखें, सियासी इलेक्शन को इस वक्त छोड़ देते हैं ना खान साहब। इलेक्शन की बात तो बात की है ना, इलेक्शन 2 साल बाद होते हैं, 4 साल बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं, वो तो एक सेपरेट इशू है ना। लेकिन आप सियासी जमात को स्पेस देंगे तो मुल्क में माशी इस्तेकाम भी आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। मगर मुझे ये बताइए कि इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, ये अमेरिकन स्पोक्स पर्सन जो है गवर्नमेंट का, उन्होंने कहा है उसके। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम तो फरवरी से इंतखाबात में धांधली की इन्वेस्टिगेशन और अवाम के मैंडेट छीनने पर तहकीकात करने का मुतालबा करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर इसको दोनों को, जो पहले ही हमने बात की अक़वाम मुत्तहिदा की जो अभी वो करारदाद आई है इंसानी हकूक़ की कमेटी की, तो एक तरफ हम कहते हैं कि जी बंद ही है अक़वाम मुत्तहिदा, हमें नजर भी आता है कि अमेरिका की बंद ही है। अच्छा, इसको आप अगर लिंक करें इसके साथ तो आप कैसे देखते हैं? और इसके साथ एक और लिंक बड़ा डेंजरस है जो पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि अगर ये अमेरिकन गवर्नमेंट की इंट्रीग इसमें इसकी मर्जी शामिल ना होना, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई करारदाद आ जाए जिसमें अमेरिकन का जो इनटेक शामिल ना हो। तो ये तो फिर बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि IMF से जो मामला हैं वो भी खटाई में पड़ सकते हैं। जी देखें, IMF से जो मामलात है ना, वो मेरा ख्याल है बात चलेगी उसमें आपकी शराइत पर। वो तो पूरी कर दी हमने ना, वो अंदर खाने जो आज गैस के रेट भी बढ़ा दिए उनकी शराइत। जी, वो शराइत तो काफी हद तक हम मानते जा रहे हैं। बाकी ये जो अमरीकी जो है ना, इसके ऊपर मैंने बात की थी। देखें, ये बाकायदा लॉबिंग के जरिए करारदाद आई है और इसको अब इसके ऊपर बहस होगी। इसके ऊपर जो है ना इसी तरह मिलती जुलती, और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में ये चीज़ आई है, इसको आप इसके साथ लिंक जोड़ सकते हैं। और भी शायद जो है ना वो इंसानी हकूक़ का कोई और अदारा है, उसकी तरफ से ये बात आ जाए
लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे जब इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। यूरोपीय यूनियन है, आपकी दूसरी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो लेकिन हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो आपके बाहर आप कहते के हैं ना ममालिक जी, हैं जी जी, वो एक हद से ज्यादा मुदाखलत नहीं करते, क्योंकि उनको लेकिन भी लेकिन पता है। मैं थोड़ा सा मेरा टीन टेक ले लीजिए। आप जो कहते हैं कि लॉबिंग, लेकिन मैं जितना मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल अफेयर्स को, अमेरिकन को, आप दोनों पार्टीज के जो लोग हैं 368, इसमें दोनों पार्टीज के लोग शामिल थे, सिर्फ 7 अरकान बचे थे। जी। आप इतने लोग जो हैं कम से कम जो है ईमान नुमाइंदगान कांग्रेस के मेंबर्स को आप लॉबिंग से खरीद नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर वो खरीद सकते होते तो अपने खिलाफ जो है रजीम चेंज 2022 में वो भी नाकाम बना देते। कोई ना कोई बात तो अंदर है ना जी इसमें। देखें, मैं ये बड़ी हमारा एक ट्रेजेडी है। देखें, हम लोग एक जगह, इमरान खान ने आज भी कहा एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, वो किस और बात पे इमरान कहा? खान ने उस वक्त कहा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और हम कोई गुलाम है। और मजे की बात देखें, मैं इस वजह से जो है ना इस सियासत को बुरा समझता हूँ कि इसमें कोई असूल नहीं है। एक जगह आप अमेरिका की मुदाखलत की बात कर रहे हैं, एक जगह आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है ना हुकूमतें चेंज कराता है, एक जगह आप ये कहते हैं कि अमेरिका जो है ना वो हमको खुल के आपका मतलब है कि ब्लैक एंड व्हाइट में या आजाद रहना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से रूस के साथ जो है ना वो रूस से तेल लें, जहां से मर्जी लें, हम यूक्रेन के मामले पे जो मर्जी करें। और जब आप ये बातें करते हैं तो आपको जब वो हटा दिया जाता है तो फिर आप जो है ना कहते हैं कि ये अमेरिका ये कर रहा है। और मुझे ये बहुत खुशी होती कि अगर अमेरिका की ये जो हम लॉबिंग फर्म जो है ना वो जो खिदमात हासिल की हैं ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये हम ये नहीं कह सकते। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि ये तो सीना गजट ही है जो अपोजिशन करती होती है एक दूसरे के खिलाफ। देखें, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि कम से कम 1 दर्जन के करीब जो है ना फॉर्म की जो है ना खिदमात हासिल की गई हैं। वो तो बेनजीर भी देती रही पास में, आपको पता है। मुझे अफसोस होता है कि एक दफा जब हम अमेरिका के ऊपर जो है ना वो अवाम को मुश्तिल करते हैं, जज्बाती करते हैं कि हम कोई आपके गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट जे, और फिर उसी से ही हम जो है ना वो अपने हुकूमत में आने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए आज अमरीकी करारदादें जो है ना वो तहरीक इंसाफ जो है ना उनको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि देखें ये भी तो मुदाखलत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा मज़हर कि पाकिस्तान के तमाम इदारों से इंक्लूडिंग जुडिशरी, अगर किसी शख्स को, जो पॉलिटिकल जमात को अगर इंसाफ नहीं मिलता, उसका बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोक्योर नहीं कर सकते, तो फिर वो शख्स क्या करेगा? स्पेशली ऐसी जमात जिसकी जो सबसे मकबूल आम है और सबसे बड़ी है। तो आप नहीं समझते कि अक़वाम मुत्तहिदा में अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है जुल्फी बुखारी की तरफ से, तो इसमें कोई वायलेशन तो नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है? आपने ये देखा, आपने ये देखा कि अदालतों ने यहाँ पे कहा कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और घर जाए। कल आपने फवाद चौधरी का भी जिक्र इन्होंने किया, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि जो उन्होंने कहा यार की वक्त पाया तू प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर चला जा। तो ये पोजीशन जहाँ पे आ जाए इंसाफ की हवाले से एक मैं बात करूंगा और एक मिसाल दूंगा, मेरी बात सुनिएगा। देखिए, हमारे यहाँ ये है जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है, जहाँ कानून ना हो। देखिए, हमारी जब जो सियासी जमातें हैं ना उनको किसी को दीवार से लगाया जाता है ना, वो फौज से बात करती है, वो फौज को कहती है कि भाई ये देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी ताकत का जो मंबा, उससे बात करनी है ना जी। आप देखें यहाँ जो बात है, यानी जब आपकी फौज भी वो नहीं कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर रही, तो फिर हम आलमी एस्टेब्लिशमेंट के पास जा रहे हैं। इस हवाले से मैं एक मिसाल दूंगा। ये एक शेख सादी की हकायत में है कि एक बादशाह था, और बादशाह जो है ना वो उसका जो मैं समझता हूँ कि वो, मेरा ख्याल है कि जिगर जो है वो काम करना सही तरह से छोड़ गया था, और उसके लिए कहा गया कि किसी नौजवान जो सेहतमंद नौजवान हो उसका जो है ना वो बाइल या सफरा जो है वो अगर बादशाह को दिया जाए तो बादशाह सेहतमंद हो सकता है। अब बादशाह ने क्या किया, एक सेहतमंद नौजवान था जो उस क्वालिटीज पे, हकीमों की बताई हुई क्वालिटीज पे पूरा उतरता था, उसके वालिदैन को पैसा दे के उसको खरीद लिया गया कि इसका खून बहा दिया जाए और बादशाह को जो है ना वो चीज दे दी जाए। अच्छा, जब खून बहाने का काजी ने हुक्मनामा जारी किया तो जो है ना लड़का मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। बादशाह ने कहा तुम इस हालत में भी मुस्कुरा रहे हो? उसने कहा देखें, एक बेटा जो होता है वो माँ बाप से इंसाफ चाहता है। मेरा माँ बाप जो है वो हकीर दुनिया की दौलत के लिए बिक गया है, उसके बाद मैं आपसे इंसाफ चाहता क्योंकि आप मुल्क के बड़े हैं, तो लेकिन आपने जो है ना वो खून अब मेरा बहाने का मतलब जो है ना वो आपके हुक्म पे ऑर्डर जारी हो चुके हैं, अब मैं सिर्फ खुदा को देख सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें यही हाल यहाँ पे है।
सियासी जमातों को लताड़ा जाता है, जो वज़रा आज़म साबिक़ हैं उनको लताड़ा जाता है, फिर वो बाहर देखते हैं और अपने हिसाब से सही देखते हैं, क्योंकि यहाँ कानून और इंसाफ नहीं है। लेकिन एक हद से जब आप ज़्यादा जाते हैं तो फिर इसको मुल्क की जो मतलब मैं समझता हूँ मुल्क दुश्मनी, गद्दारी, उसकी तरफ लाया जाता है। आगे चलते हैं, क्योंकि गद्दारी के तो हमारे इल्जाम आपको पता है पुराने हैं। हाँ, हमने शेख मुजीब को भी कहा गद्दार, जी, वो लैदा हो गया, भुट्टो पे भी इल्जाम लगे, सब पे लगे, फातिमा जना को नहीं छोड़ा हमने। हाँ, और कायदे आज़म अगर ना रहते हो सकता है उन पे भी लगाते। बड़ी साहब सर, ये जो इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, एक तरफ तर्जुमान अमेरिकन गवर्नमेंट ये कह रहा है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी जब से इंतखाबात हुए हैं उसमें जो धांधली हुई है उनके बकौल, ये तो खैर प्रूफ होगी, धांधली तो फिर ही है ना जी, उस पर हमें बहुत तशवीश है और हम बारहा उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहते रहे हैं, और उसके बाद इंसानी हकूक की भी वो बात करते हैं। पहले वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की अंदरूनी मामला है, और फिर साथ वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो हो रही है उस पर भी तशवीश है। तो ये मामला क्या है, ये पक क्या रहा है? पाकिस्तान को तो छोड़े, अभी वहां क्या पक रहा है? मुझे तो लगता है कि इस गवर्नमेंट की जो ना वो भी मायूस हो चुके हैं, अमेरिकन भी, क्योंकि इस बात से तो हमें कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान में आने वाली तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं इंक्लूडिंग पीटीआई गवर्नमेंट, मतलब अमेरिकन पेरोल पे तो होते हैं ये लोग, उनकी आशीर्वाद के बगैर ये आते नहीं हैं। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि मज़हर साहब ने बहुत तफसीली गुफ्तगू की है इस बात पे कि उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। एक तरफ से वो कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, कुछ कहा भी ना, कह भी गए। हाँ, और दूसरा हम लोग ये कहते हैं कि अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत करता है। हमारी सियासी पार्टियां ये तो हम झूठ बोलते हैं, मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, ये नहीं, हम तो खुद उनके पास जाते हैं बार बार। झूठ नहीं बोलते, हम खुद उनके मुरीद हैं, मुरीद हैं। सारी बात वो जो कहते हैं वही माई बाप उनको बनाते हैं और वही कहते हैं, और जो कहते हैं वो पाकिस्तान में होता है। अब हमें ये फैसला करना होगा कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचता है या नहीं सोचता, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में मुदाखलत अमेरिका करता है या नहीं करता, ये तो हमने फैसला करना है। जैसे मज़हर साहब ने फरमाया कि हर फैसला वहीं से आता है जिस पे हम सरखमें तस्लीम करते हैं और मानते हैं। तो जब मानते हैं तो फिर वो अमेरिका की हमेशा ये अपना पॉलिसी रही है कि हर एक को अपनी अपनी कहना, जो भी जाता है अपने मतलब के लिए यूज करके मतलब के लिए यूज करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। हमारे जो जंग थी उनकी, वो हमारे सर पे उसने डाली थी ना जी। जितनी जंगें हुई अमेरिका ने क्या क्या बयान दिए और हम हमारे साथ के क्या क्या हुआ। हमारी बैड लक है काशिफ साहब, बात यह है कि जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, जब तक तमाम सियासी पार्टियां अपने एक माटो तैयार करें, कि एक माटो बनाएं कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है पाकिस्तान में, और इसको अदलिया को शामिल करें, अपना एस्टेब्लिशमेंट को शामिल करें, तमाम अदारे मिल के इसके बारे में सोचें। ये इल्जामात शुरू से आते रहे और आखिर तक आपको याद होगा कि 1996 या 96 या 97 में जब नेशनल डिफेंस काउंसिल की बात की थी जहांगीर करामा साहब ने, तो उस वक्त मियाँ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको इतनी बुरी लगी थी, नेक्स्ट डे उन्होंने उस आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया था। यही तो बात है सर, जो इस मुल्क के बारे में सोचता है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। हाँ, फिर ही हम अमेरिका को जो है हम बड़क मार सकते हैं, उसको सामने खड़े हो सकते हैं। क्या खड़े हो सकते हैं? हर काम में तो हमारा कासा आगे होता है सर। जब तक अमेरिका से डरना छोड़ेंगे, अपने अंदर खुद ही पैदा करेंगे, अपने अंदर ये ताकत पैदा करेंगे, हमने काम करना है। अमेरिका इंडिया को तो कहता नहीं, अमेरिका इंडिया के मामलात में तो मुदाखलत करता नहीं। उसने तो इंडिया ईरान के साथ तैयार करता है, इंडिया दुबई के साथ काम करता है, इंडिया उसके साथ सऊदी के साथ भी करता है जी, चाइना के साथ काम करता है। बड़ी और पाकिस्तान अगर लाइन लेना चाहता है, हमारी बाउंड्री उनके साथ मिलती है, तेल लेना चाहता है, गैस लेना चाहता है, बिजली लेना चाहता है, तो हमारे लिए बड़ी आइडियल पोजीशन। ये नाकामी है, मैं समझता हूँ हमारे हुक्मरानों की। गो के मैं इंडिया को दुश्मन समझता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये जो आपने बात की है कि बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं और अगर हमारे हालात ठीक हो, ट्रेड हो, इससे ज़्यादा आइडियल कोई बात ही नहीं हो सकती है। हमें भी 1.5 अरब से ऊपर की मार्केट मिले
और जो चीजें हमें चाहिए मैं ख्याल में घंटों के अंदर हमारे पास आ जाएं, उधर चले जाएं। ये चलना चाहिए सर। हम इसी बात पे अड़े हुए हैं जी, उसने धांधली कर दी, उसने ये कर दिया, उसने अमेरिका को कह दिया, फलां मुल्क ने हमें कह दिया। तो जब हमारे हालात ऐसे होंगे तो फिर इसी तरह होगा। खुदारा ये हमारे मुल्क के करता धरता जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस गरीब आवाम का सोचें, इस बिलों के बारे में सोचें, इनके हालात के बारे में सोचें, इनकी फाइनेंशियल हालत क्या है, पेट्रोल का, दूसरे तीसरे लोगों का खाने पीने की अशिया के बारे में सोचें कि इनका क्या हाल है। अभी तो पता चलेगा, अभी तो दूसरा दिन है, नया फिस्कल ईयर शुरू हो गया, टैक्सेस का बोझ पड़ गया। जी राय साहब, इमरान खान के बारे में जो उन्होंने बात की उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन साथ ये इंटरलिंक है उसके साथ इलेक्शन की धांधलियों पर, और उसके बाद ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं, और उसके अलावा उन्होंने कहा जी अवाम का जो मैंडेट, अवाम के मैंडेट पे एक बात तो आप माने कि हम जो भी कह लें, अमेरिका को कह लें, इंडिया को कह लें या यूरोप को कह लें, अवाम के मैंडेट को वो चोरी नहीं करते हैं। मतलब ये बज़ाहिर इतनी बड़ी चोरी नहीं होती जितनी हमारे यहाँ होती है। क्यों राय साहब, आपका टेक? इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का जहाँ तक तल्लक है, इस वक्त अगर दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो फलस्तीन और इसराइल की तरफ से हो रही है, फलस्तीन में। बिल्कुल, लेकिन उसको वहां नजर नहीं आता क्योंकि इसराइल में उसके अपने मफादात है, इसराइल में उसके अपने मफादात है। इंडिया में दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं इस्लामी मुल्क में, तो कश्मीर में जो इस वक्त इंडिया की तरफ से जितना टार्चर किया जा रहा है और जितनी जलालत जो है ना, अल्लाह पाक माफ करें हम सबको, मुसलमानों के लिए जो हालात वहाँ पैदा कर दिए गए हैं वहाँ के लोगों के लिए, इससे ज्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जो अमेरिका के हैं इसके अपने मफादात है। हालांकि आप देखें इंडिया का ईरान के साथ भी एक अच्छा रिलेशन है, रशिया के साथ भी एक अच्छा रिलेशन है, और चाइना के साथ भी उसका अपना एक बिजनेस जो है ना वो अपने हमसे ज्यादा उसका जो है ना टर्नओवर है, लेकिन उसको वहां पे इसलिए नजर नहीं आता कि उसके अपने मफादात है। अब मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंस है इस मामले में ना, आप देखेंगे तो डिफरेंट क्यों है। मसलन सबसे पहले जो ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा पाकिस्तान था वो आप उसको ले लें, फिर जो अभी सी पैक के ऊपर चाइना की तरफ से जो है ना दोबारा एक्नॉलेज किया गया कि इसके हम सेकंड फेज को जो है ना दोबारा शुरू करते हैं, और उसमें कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए जाएंगे। साथ उन्होंने कहा जी अच्छा, जो दूसरा जो है ना, अब देखिए अब उसका मफाद जो है ना, उसने अपने मफादात जो वो शतरंज के जिस तरह वो ताश के पत्ते शो करते हैं ना प्लेयर, वो अमेरिका ने एक अपना पत्ता शो किया है। ये बेसिकली गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का ना एक तरीका, ये वो बात है जो मैं करना चाह रहा था, आप उधर तक पहुंच गए कि ये जो प्रेशर्स हैं, गो कि ये फरवरी में इलेक्शन हुए, पूरी दुनिया को नजर आया कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, पॉलिटिकल जो है विक्टिमाइजेशन हुई, लेकिन आज आकर ये इसका जोर जो है बढ़ाया जा रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसमें आप जो बात करते हैं आप कंटिन्यू करें जरा जी। जी अब देखिए जो ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा था ना, उसके बाद उन्होंने हल्का सा बयान दिया था, सैंक्शन की बात की थी, जो बिजनेस करेगा उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाएंगी। अब चाइना के साथ, क्योंकि चाइना दोबारा जो है ना सी पैक में बार बार वही लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि जो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करने की बात की जा रही है ना, अब देखें उसमें उन्होंने एक ये करारदाद पेश कर दी। देखें दोनों वहां की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां वो दोनों कंबाइन हो गई ना, 7 वोट आपने कहा अगेंस्ट में गए। अच्छा इसके बाद 7 इसके बाद देखें ना, अब अगला जब प्रोग्राम हमें ना कहीं से फंड लेना होगा, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वहां पे भी अमेरिका रोड़े अटकाएगा जब तक वो, क्योंकि बेसिकली ना बात वहां पे आपने कहा ना कि माशी इस्तेकाम। अच्छा इस वक्त ना देखें, इस वक्त कहीं पे कोई इस तरह की जंग नहीं है कि जहां पे कोई एटमी जंग है। अच्छा इस वक्त सबसे बड़ी जंग क्या है? माशी जंग है। इस दुनिया में सबसे बड़ी जंग जो है ना वो माशी जंग है। और माशी जंग महाज पे जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा, उस वक्त तक इस तरह के ममालक हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते रहेंगे। और अच्छा उसका एक और बात भी है, देखिएगा एक बात समझिएगा, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि हम अपनी कमजोरियों पे हमें खुद काबू पाना चाहिए। मसलन हमारी और इलेक्शन में ये क्यों बात हो जाती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली हुई है। देखें ये सबसे मेन पॉइंट है। जी ये जो पॉलिटिकल जमातें हैं ना सारी, ये भी अवाम में जाने से डरती हैं, चोर रास्ते से आने को तरजीह देती हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है। ये आपकी बात ठीक है। देखें शॉर्टकट तो हर एक ढूंढता है ना, ख्वाह वो सियासी जमातें हैं या जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ना सबसे इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों का कसूर नहीं है ना। आप कहें ना कि एक ही सारा के सारा आप बर्डन उस सियासी जमातों के ऊपर डाल दे, तो मैं समझता हूँ ये भी गलत है। पाकिस्तान के हालात और वाकयात कुछ इस तरह के बन चुके हैं या बना दिए गए हैं कि उन सियासी जमातों को हर दफा एक ही तरफ देखना पड़ता है हुकूमत में आने के लिए।
देखें उस मुख्तलिफ आप अदलिया की बात कर लेते हैं, चले मैं यहां से शुरू हो जाते हैं अगर बात करनी है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, फिर साकिब निसार साहब के दौर में जो कोई सियासत के साथ अदालतों ने किया है, क्या उसकी तारीख में कई मिसाल मिलती है? आप देखें वो एक दूसरा दायरा बनने की कोशिश कर रहा था जो कि सियासतदानों के ऊपर हावी हो चुका था। सियासतदान हर रोज वहां पे जाके माफिया मांग रहे थे, इंतजामिया को चीफ जस्टिस साहबान अपने सामने रोज पेश कर रहे थे, जस्टिस साहबान अपने आधे से ज्यादा काम रोक दिया गया था। अच्छा, अब तीसरा पिलर एक और बनना मीडिया। मीडिया भी जो है ना, मैं हम बात करें, मैं एक प्रोग्राम का हवाला नहीं देना चाह रहा, मैं यकीन करें मैं जब भी वो प्रोग्राम देखता था ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की बात कर रहा हूं जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, वो रोज रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरा के सोते थे साहब, और जो है ना अगले दिन फिर गिराने की पोजीशन में आ जाते थे। देखिए अगर इस तरह के हालात रहेंगे ना, मैं बार बार एक ही बार रिपीट कर रहा हूँ, सियासतदान कसूरवार जरूर हैं, उनमें गलतियां हैं, उनकी मिस्टेक्स हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हम लोगों ने बढ़ा चढ़ा के पेश कर दी गई हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना, देखिए पार्लियामेंट मजबूत होगी, पार्लियामेंट से एक कंबाइन आवाज जाएगी तो उसका असर जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे तब जाएगा। अगर पार्लियामेंट ही में हम खुद ही रोज शोर मचा रहे होते हैं ना, मसलन पिछले से पिछले इलेक्शन में चले जाएं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती थी कि धांधली हुई है, उससे पिछले इलेक्शन में चले जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और सारी सियासी जमातें कहती थी धांधली हुई है, आज के इलेक्शन में आ जाए तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती। अच्छा, क्या इस मुल्क में एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसे इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाए, इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन में, और वो ईमानदारी से इलेक्शन करवा सके? ये भी हमारे लिए सोचने की बात है। राइट, ठीक आ गया आपका। मगर ये आज तक की जो समाअत थी इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की, ये तमाम जो गड़बड़ हुई, जो जमहूरियत पमाल हुई, जो पार्लियामेंट का बेड़ा गर्क हुआ, इसमें बज़ाहिर यही नजर आया, बल्कि साबित हो गया आज, क्योंकि दुनिया लाइव देख रही थी तो जाहिर है उसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो किरदार अदा किया वो बज़ाहिर तो नजर आया कि इलेक्शन कमीशन में, इसमें जाहिर है कि 13 जनवरी का जो डिसीजन था, जो पाकिस्तान का एक अनोखा डिसीजन था, इस तरह का नहीं आया था, इलेक्शन सिंबल लेने वाला, उसने भी किरदार अदा किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया, मेरे ख्याल में माजी में पाकिस्तान के किसी इंतखाबात में नहीं हुआ। होती थी जो अभी राजा साहब कह रहे थे, हर इलेक्शन में हमने बड़ी बड़ी धांधलियाँ देखी, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीका था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात को तय उबाला और मशकूक बनाने पर कोई सजा दे सकता है और उसे देनी चाहिए? देखें, मैं समझता हूँ कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। बातें जरूर हो रही हैं, आज की समाअत को अगर सामने रखा जाए तो उसमें जजेस की तरफ से ये बातें आई हैं कि इलेक्शन कमीशन से अगर गलती हुई है या इलेक्शन कमीशन ने गलती की है तो उसको सुधारा जाए। आप इसे गलती कहेंगे कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहेंगे इसे? ये तो फिर वही बात आ जाती है। देखें, इमरान खान साहब जो है ना, वो शुरू से मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बहुत पहले जो है ना वो चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के जो मतलब बड़े थे उनको जो है ना वो क्या क्या अलकाब दिए। लेकिन मैं आई एम सॉरी, मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग पीटीआई या इमरान खान, लेकिन वो जाहिर है कि जो कुछ वो कर रहे थे उसके जवाब में इतना हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ उनकी जगह होते, वो भी उसको वही कहते। आपको याद है कि 2018 से लेकर 2022 तक ये नून लीग वाले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसे करते थे। आपको वो इलेक्शन याद होगा जहाँ पे अता तारड़ जो है पकड़ा गया था और फिर उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो जुबान। तो ये सिलसिला जो है ये कब ख़त्म होगा? ये दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। और हमारे यहाँ पे आज 13 जजेस कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया गलत हो गया, सामने आ गया। तो इतनी ब्लैटेंटली अवाम के मैंडेट को चोरी करके अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ फिर रियासत का आगे बढ़ना पॉसिबल है। आप समझते हैं? देखिए, उसमें मैं देखूंगा कि अभी ये फैसला क्या आता है। अभी क्योंकि ये सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिस तरह हम मतलब जो है ना वो एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुबह इमरान खान जो है ना वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन सबने देखा कि क्या हुआ। तो यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फैसला आ जाएगा कि जिससे तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिल जाएंगी और इलेक्शन कमीशन को मुअर्रद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाएगा। कोई न्यूट्रल सा, कोई मतलब जो है ना गोल मोल सा फैसला आएगा। और उसके बाद क्योंकि मैं समझता हूँ, देखें वही बात आ गई दोबारा कि यहाँ एक इलेक्शन कमीशन से इमरान खान साहब की जंग रही और फिर जो चीफ जस्टिस इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ जो मतलब जो है ना वो रेफरेंस आया था। चीफ जस्टिस जो अपनी मुखालफत है
वो तो ब्लैटेंटली कहते हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि अगर हमारे जजेस जो हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अपनी जो है अपने जज्बात छुपा नहीं सकते, तो फिर इंसाफ की तवक्को तो किसी को भी नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल ना जी। इंसाफ मैं समझता हूँ यहाँ है नहीं, बहुत अर्सा पहले, बल्कि अब भी मेरी कई दोस्तों से बात हो जाती है कि जो लोग मीडिया के, अब देखो सहाफी का काम क्या होता है, पार्टी बनना तो नहीं होता ना। तो जब मैंने देखा कि सहाफी पार्टी बने हुए हैं, तो उन्हें जब ये बात, मैं नहीं बहुत सारे लोगों ने जब कही कि सहाफी तो गैर जानबदार होता है, तो उसने कहा भाई ये मेरी वर्ल्ड है, ये मेरा सोशल मीडिया है, ये मैं यहाँ सहाफत नहीं कर रहा, यहाँ मैं अपनी नुक्ता नजर दे रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये ट्रेजेडी है कि हमारे यहाँ चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चीफ जस्टिस हो, जब उसके साथ कोई गलत होता है तो वो उसको सामने लेके चलता है। इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल आप देख लें कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को सिर्फ इसी वजह से रगड़ा था कि जो है ना वो उनके जो है ना वो दस्तखत, मतलब जो है ना वो उनकी रिहाई का जो है ना वो नहीं हुआ था, परवाना जारी नहीं किया था, लेट किया गया था। तो ये चीज अगर हमारे यहाँ आ जाए, कानून आ जाए, इंसाफ आ जाए, फिर तो मामला ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये मैं समझता हूँ जब तक चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब हैं, तहरीक इंसाफ को बड़ा जो है वो रिलीफ जो है वो जो बात आप कर रहे हैं ये तो फिर बड़ी अफसोसनाक है जी। बड़ी साहब, मखसूस नशिस्तों की जो तमाम गड़बड़ है जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान उलझा हुआ है और पूरी दुनिया में हमारे जो है जागनसाई भी हो रही है, और हमें जो है अजीबो गरीब किस्म की करारदादों का भी सामना है, जिसमें सिवा एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है प्रीजुडिस तो नहीं है क्योंकि लाइव चलता रहा, तो मैं समझता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उसने जो कुछ किया है उसके बाद उसको कुछ सज़ा देनी चाहिए या बनती है, या सुप्रीम कोर्ट दे पाएगी उसको जी? ये दे पाएगी का कोई अभी तक तो कोई फैसला नहीं हो सकता जब तक मौजूद कोर्ट को फैसला ना कर दे। देखना यह है कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो पीटीआई तो थी नहीं, तो वो थी अब अपना सुन्नी इत्तेहाद था। तो सुन्नी इत्तेहाद की कितनी सीटें हैं, किस सीट पे वो खड़े हुए हैं, क्लियर हो गया है वो सारी चीजें। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज की हियरिंग में जजेस ने जो है वो क्लियर कर दिया, सामने आ गया कि पीटीआई को जो है जो एज ए पॉलिटिकल जमात जो है उसने ना होना डिक्लेयर किया था, वो इलेक्शन कमीशन की गलती थी, उसके पास कोई लीगल और आईनी राइट नहीं था, वो उसकी बहुत बड़ी गलती थी, और उसने ही मना किया था उनको कि जी आप आज़ाद हैं। ये बात कर रहे हैं मुझे, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। बात यह जी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था तो उसमें 2 लाइनों का मुअज़्ज़ज़ अदालत और लिख देती कि आपने इलेक्शन कमीशन आपने ये करना है, ये आपने क्लियर बात नहीं की। ये फैसला ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, आप कोई भी जजमेंट उठा के देख लें जिसमें वाज़े कोई डायरेक्शन नहीं। तो जब वाज़े कोई डायरेक्शन नहीं होती तो हर डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। अब तमाम इल्जाम अपने सर से उतार के मुअज़्ज़ज़ अदालत अपने सर से उतार के इलेक्शन कमीशन के साथ थोपेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी अच्छी बात नहीं है, और इनमें से कुछ भी नहीं होगा। मेरी असेसमेंट ये है, पता नहीं कल फैसला क्या है, कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल। ये तो आप देखें ना जी राय साहब, ये मखसूस नशिस्तों का मामला जो जैसे अभी राजा साहब ने कहा कि ये अदालत का जो डिसीजन था एपेक्स कोर्ट का था 13 जनवरी का, जिसमें बल्ला छीना गया था या उनको ना देने का फैसला हुआ था, इनका कहना है कि जी उसमें अगर 2 लाइनें और लिख देते कि जी आप ये इनको सिंबल नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई इंटैक्ट रहेगी, तो ये मौजूदा सूरत हाल का हमें सामना ना करना पड़ता, ना पीटीआई को करना पड़ता, ना अवाम का मैंडेट ऐसे ज़लीलो ख्वार होता। अच्छा, पहले तो जो मखसूस नशिस्तों पे ना कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान भी ना ये चीज़ ज़ेर बहस आई थी कि केपीके में बाप पार्टी का एक भी मेंबर पिछले इलेक्शन में सूबाई असम्बली में कोई 2018 में नहीं था पहुंचा ना। 3000 उम्मीदवार जो थे उन्होंने बाद में बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त बाप पार्टी की तरफ से कोई मखसूस नशिस्तों, लेकिन उसकी तो देखे ना रेक्टिफिकेशन आज हो गई। उसमें तो इलेक्शन कमीशन आज झूठा इसलिए हो गया कि ज़िमनी इंतखाब जो अब हुए हैं उसमें एक जो है एमएनए भी इनका जो है ये सुन्नी तहरीक का हो गया, 2 एमपीएस भी हो गए उनकी जमात में,
वो आ गए, वो वाली पोजीशन भी नहीं नहीं, रही। मैं उनके इलेक्शन कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात जी। कर रहा हूँ ना। देखें, फिर इलेक्शन वहां पे एक मखसूस नशिस्त एक फीमेल को दी गई बा पार्टी के ऊपर ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की मिस्टेक थी। वो फैसला हमारा गलत था। वो फैसला हमारा गलत था, मिस्टेक थी। अब देखें, ये आईने पाकिस्तान के ऊपर चलना है ना, आइन के मुताबिक चलना है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन कहे कि एक दफा मुझसे गलती होगी और अब मैं अपनी गलती को ठीक करने लगा हूं। अगर उस वक्त गलती की गई फिर उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अगर उस वक्त गलती, अगर एक तरफ उसे को आईनी इदारा कहते हैं तो उसके डिसीजंस जो है, देखें, अगर उस प्रेसिडेंट तो मतलब है उसने आइन को पामाल किया उस वक्त, आइन को पामाल करने की सजा उसको उस वक्त आज मिलनी चाहिए। अगर वो खुद मान रहा है, अगर फर्ज करे उस वक्त उसने आइन पे अमल दरामद किया और आज आइन को पामाल किया तो फिर आज उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो एक सेपरेट इश्यू हो गया ना। ये जो बात है। अब आ जाते हैं जो मेरे भाई ने भी कहा कि देखें, जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के जो ऑर्डर था उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाया, अगर वो गलत करवा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त भी इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता भी था और करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त सो मोटो नहीं लिया गया। उस वक्त खुल के खेलने की इजाजत दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ठीक है जनाब, हम जो कह रहे हैं आप अपनी मर्जी से तशरीह कर लें। आज अगर आप इसको कहें कि हम जनाब जो है ना उस वक्त जो हमने फैसला किया था उसकी तशरीह ठीक नहीं हुई, तो मैं समझता हूं कि ये तो फिर चौधरी शुजात साहब वाली बात है कि सारे के सारे काम के ऊपर मट्टी पाओ, जो है ना इसको किसी तरीके से कहते थे मूव फॉरवर्ड आगे चले, आगे चले। अच्छा, आगे चलने का भी ना एक जो है ना तरीका कार होता है। देखें, कहीं से भी तो आपने किसी ना किसी बात को या किसी ना किसी काम को ठीक करना होता है ना। या तो आप पिछले इलेक्शन से उठा लें कि इलेक्शन कमीशन के में उस वक्त अगर गलती साहब ने कहा ना जी आज, तो क्या हम ये केस जो है पीछे से लेके चलेंगे, इस तरह इसका तो कोई फायदा नहीं है। फिर देखें ना, इलेक्शन को कालअदम करार दे देना चाहिए। फिर एक ओपनली अगर बात है ना, देखें अगर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ही नहीं होता तो फिर वो इलेक्शन किस चीज का था? ये भी बात तो अनफॉर्चुनेटली जो दरार नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, वो अफसोसनाक है। टाइम में पर खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज देखिए, मैं जो है ना, इन्होंने चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब ने मिसाल दी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया, क्योंकि उन्होंने हालांकि पहली जो उस तकरीर थी यूसुफ रजा गिलानी साहब की असम्बली में, वो जजेस को उन्होंने जो है ना रहा किया था, रिलीज किया था। अब आ जाते हैं, मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में काजी फायज ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस दायर किया गया, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरह उस तरह वक्त इंसाफ के लिए स्टैंड लिया था, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह तो काजी साहब उसी स्टैंड के ऊपर खड़े रहेंगे और इंसाफ के लिए वो ये नहीं देखेंगे कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या किया है। वन लाइन आंसर जी, वन लाइन आंसर दे दीजिए जी। शहबाज शरीफ साहब ने आज ताजिकिस्तान में MOU साइन किया, वन लाइन आंसर दे दीजिए। अच्छा सर, इसमें मैं समझता हूँ कि देखें ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि आपके जो मतलब जो है ना वज़ीर आज़म है वो मुस्लिम ममालिक में जा रहे हैं। देखें, यही काम होता है कि आप जो है ना वो जो छोटा मोटा उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान कोई फायदा इमीडिएट है। मैं समझता हूँ कि देखें ये चीज़ें चलनी चाहिए और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मजीद पेशरफ्त होनी चाहिए। जी जी बड़ी साहब, बिल्कुल जी, MOU साइन हुए हैं, वो भी हमारे मैं भी यही कहूँगा कि हमारे एक दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे तिजारत होनी चाहिए ताकि हमारी मुआशी 100 बंदे का डेलीगेशन लेके जाएं आप पर। नहीं, ये गलत है, ये गलत है जी। राय साहब, लास्ट एक वन लाइन आंसर। ताजिकिस्तान में MOU साइन हुए आज। अच्छा, कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई। जो है ना ताजिकिस्तान या वो तो एक सेपरेट इशू हो गया ना। मैं तो सबसे जो ज्यादा हामी हूँ ना, मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ हमें तिजारत दोबारा खोल देनी चाहिए। इंडिया के साथ ट्रेड फ्री जोन जितना आपका होगा, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी लोगों ओपिनियन आ गई। बिकॉज आप देख रहे थे आखिर कब तक कोशिश की हमने कि डेवलपमेंट्स हैं, आज की जो हैपनिंग्स हैं, उनके ऊपर बिल्कुल ऑनेस्ट बेलाग जो है वो तबसरा किया जा सके, डिबेट की जा सके। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।